सिर्फ इसी एक बहुत ही कॉमन ईटिंग हैबिट की वजह से लोग अंदर ही अंदर खोखले और बीमार होते जा रहे हैं। सीरियसली, इंडिया में मोर देन 200 मिलियन लोगों को हाइपरटेंशन या ये हाई ब्लड प्रेशर है। इंडिया में मोर देन 70% एडल्ट पॉपुलेशन ओवरवेट है। टोटल में 44 मिलियन वुमेन और 26 मिलियन मैन, 5.2 मिलियन गर्ल टीनेजर्स और 7.3 मिलियन बॉय टीनेजर्स ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं। और एस्टिमेटेड 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज है इंडिया में और 25 मिलियन लोगों को प्री डायबिटीज है, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और मोर देन 50% लोग अपनी डायबिटिक कंडीशन के बारे में अनअवेयर हैं। लेकिन ऐसी कौन सी ईटिंग हैबिट है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है? एंड इवन इतना कुछ होने के बाद हम सब इसके बारे में भला अवेयर क्यों नहीं है? और वो ईटिंग हैबिट है नाश्ता। लेकिन हमें तो बताया गया था कि ब्रेकफास्ट दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील्स में से एक है। नहीं, बाय सेइंग नाश्ता मेरा मतलब ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हर वो मील जो कि आप बिना टाइम के खाते हो, जो एक्चुअल में आपका मेन मील ना हो, AKA स्नैक्स। लेकिन ऐसा क्या होता है इन छोटी छोटी मील्स में जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है? घबराओ मत, क्योंकि किसी भी चीज का एक्सट्रीम बुरा है। 1-2 दिन करने से कुछ भी नहीं होने वाला, अनलेस वो 1-2 दिन आपकी आदत बन जाए, क्योंकि फिर वो आदत आपके हेल्थ की धज्जियां उड़ा सकती है। क्यों और कैसे, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, और ये भी कि इसे अवॉइड कैसे करें। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम नाश्ता बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे होने वाले ग्लूकोज, इंसुलिन एंड डोपामिन स्पाइक्स। ये स्पाइक्स बहुत ही बुरे होते हैं। इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब भी आप कुछ भी खाते हो, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, तो वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है, यूज कैसे होता है। देखो, जितनी भी अनप्रोसेस्ड ऑर्गेनिक चीजें होती हैं उनमें 2 टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। अब इनमें से माइक्रो न्यूट्रिशन है विटामिन्स, मिनरल्स etc, और मैक्रो न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि है प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनमें से सारे न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, माइक्रो न्यूट्रिशन भी और फैट्स और प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हमारे पूरी एनर्जी का मेन सोर्स यही कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। लेकिन वो कैसे, अभी बताता हूँ। जब भी आप कुछ खाते हो तो उस खाने के कंपोनेंट्स हमारे स्टमक में ब्रेक डाउन होते हैं, और फिर हमारे इंटेस्टाइन्स के द्वारा सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और हमारे बॉडी के कुछ एंजाइम्स इन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही ग्लूकोज हमारे बॉडी का शुगर है। शुगर ही हमारे बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपके पूरे बॉडी को एनर्जी इसी शुगर से मिलती है, यानी कि ग्लूकोज से। अब यहाँ से ग्लूकोज हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, फिर हमारे बॉडी के सेल्स उन्हें एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल्स में यूं ही एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सेल्स पे लगा हुआ होता है एक ताला, जिसकी चाबी है इंसुलिन। अभी इंसुलिन हमारे बॉडी का एक बहुत जरूरी हार्मोन है, जो कि हमारे पैनक्रियाज में बनता है। तो होता यूं है कि जब भी हम कुछ खाते हैं और हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है, स्पाइक होता है, तो उसी के साथ साथ हमारे पैनक्रियाज भी इंसुलिन को रिलीज या फिर स्पाइक करती हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे सेल्स पे जो ताला होता है उसकी चाबी यही इंसुलिन है, और ये इंसुलिन उन सेल्स तक पहुंच के उन्हें अनलॉक कर देता है, ताकि उनके अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सके और हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। और फिर उसके बाद हमारे बॉडी सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं, और हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपने सुना ही होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। काफी लंबा चौड़ा और खूबसूरत प्रोसेस है ना? अब यहाँ तक तो सब कुछ समझ चुके हो ना? नहीं समझे हो तो एक बार फिर रिपीट कर सकते हो। ये प्रोसेस बिल्कुल ही परफेक्ट है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इस प्रोसेस में छेड़छाड़ करते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन जाने अनजाने हम अपने बॉडी के साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि इस प्रोसेस की धज्जियां उड़ जाती है। बाहर से दिखने में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे इंसुलिन लेवल्स खराब हो चुके होते हैं, और उसका रिजल्ट जल्दी बताऊंगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। लाख रुपए की बात है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। आप अभी तक ये समझ चुके हो कि जब भी आप कुछ खाते हो तो आपके बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, और उस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से हटाने के लिए और आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे बॉडी एक लेवल तक ही इंसुलिन बर्दाश्त कर पाती है, और एक बार अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज हो गया तो उसे डाउन जाने में भी 4 घंटे तक का समय लग सकता है। इन ग्राफ्स को देखो, ये पहला वाला ग्राफ है जिसमें आपके बॉडी में इंसुलिन के हेल्दी लेवल्स हैं, जिसमें पूरी रात आपका पेट खाली था। जब आप सुबह उठे तो उठने के 2-3 घंटे के बाद आपने एक छोटी सी चाय या फिर कॉफी पी, कम चीनी वाली,
आपका इंसुलिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और फिर नीचे चला गया। फिर आपने 12 बजे के आसपास लंच किया, इंसुलिन इंक्रीज हुआ और 4 बजे तक पूरी तरह नीचे चला गया। और फिर आपने 7-8 बजे तक डिनर किया, इंसुलिन इंक्रीज हो गया और फिर से पूरी रात नीचे ही रहा। ये एक हेल्दी इंसुलिन लेवल है। अब ये जो लंच और डिनर आप कर रहे हो, ये भी आपको बहुत ध्यान से करना होता है ताकि आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत ज्यादा ऊपर ना चले जाएं। वो एक लिमिट में थोड़ी देर तक टिके रहें, वो ठीक है, लेकिन एक ही बार ऊपर जाके नीचे आएंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक अलग टॉपिक है, इसे कभी बाद में कवर करेंगे। और अब ये दूसरा ग्राफ देख लो। रात भर आपका पेट खाली था, आपका इंसुलिन लेवल डाउन था, फिर आपने ब्रेकफास्ट किया जिसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स थे और आपका इंसुलिन लेवल अचानक से ऊपर चला गया। लेकिन मान लो आपने अनहेल्दी ब्रेकफास्ट कोई नहीं किया, कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट ही किया, तो आपका इंसुलिन ऊपर गया और जैसे ही 3-4 घंटे बाद वो नीचे आने ही वाला था कि आपका लंच का टाइम हो गया और आपने लंच कर लिया, फिर से आपका इंसुलिन लेवल ऊपर चला गया। फिर से वो नीचे जाने ही वाला था कि 4 बजे तक आपने फिर से नाश्ता कर लिया, फिर एक बार और फिर डिनर की बात भी नहीं रुकी, आपने एक बार फिर से थोड़ा सा कुछ खा लिया। अब अगर आप इस दूसरे वाले ग्राफ में देखोगे तो इंसुलिन लेवल्स जल्दी नीचे जा ही नहीं पाए। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इंसुलिन लेवल्स लंबे टाइम तक नीचे नहीं आए तो आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि वो इंसुलिन के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और अब जब आपके बॉडी में इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं होता तो आपके सेल्स ग्लूकोज को अंदर कैसे लेंगे वाला। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ये कुछ सिम्टम्स हैं, आप देख सकते हो, जो कि अब आपके मोस्ट ऑफ द सेल्स मोस्ट ऑफ द इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यानी कि जो मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज यानी कि मोस्ट ऑफ द शुगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और यूज नहीं हो पाता। अरे मोस्ट, लेकिन आपने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ऐसा अगर लॉन्ग टर्म तक हुआ तो आपके बॉडी में क्या हालत होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि हाई ब्लड शुगर यानी कि टाइप 2 डायबिटीज। और ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। जब शुगर ज्यादा हो जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में तो आपकी बॉडी उसे हल्का करने के लिए पहले तो ग्लाइकोजन में स्टोर करती है, यानी कि आपके लीवर में उस ग्लूकोज को स्टोर कर देती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब वहां से भी जगह खत्म हो जाती है तो आपकी बॉडी उसे फैट के रूप में स्टोर करने लगती है, यानी कि आपके बेली के आसपास, आपके थाइज में, नेक के नीचे चर्बी बनने लगती है, उभरने लगती है। लेकिन थोड़ी देर और रुको, क्योंकि क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। क्योंकि ये जो फैट है सिर्फ आपके अपर बॉडी तक सीमित नहीं रहती है, यानी कि बाहर का दिखावे वाली चर्बी नहीं है, बल्कि अंदर भी जाती है ऑर्गन्स में और नसों में, जिसकी वजह से नस से ब्लॉक होती हैं, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और उससे क्या होता है, सही समझे, हाई ब्लड प्रेशर। और यही दोनों बीमारियां आज के टाइम पे सबसे कॉमन बीमारियां हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, हाई ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर। और साथ ही साथ ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक इन्फ्लेमेशन भी है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में हो सकता है स्वेलिंग हो सकती है, हो सकता है आपको एक्ने हो सकता है आपको जॉइंट पेन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बहुत ज्यादा भोले मत बनो, आपको भी पता है कि क्या करना है। सब्सक्राइब करो और सारे ही नाश्ते और स्नैक्स को कचड़े के डिब्बे में अभी के अभी फेंक दो। हमेशा याद रखना, आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। नेवर स्टॉप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।